हेलो मेरे प्यारे बच्चों एवं विद्यार्थियों, आप सभी के सामने मैं आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। जिस टॉपिक का नाम है वर्क एंड एनर्जी। आज हम उसको इस सेशन को एक शॉर्ट में ही क्लियर करने वाले हैं। वो शॉर्ट है, ये शॉर्ट खास करके उन बच्चों के लिए जो 8th में है, 9th में और 11th में है। आप सभी को ये चीज़ें जानने का भरपूर आपको देखो समय मिल जाता है, एक समय आपके लिए रहता है जिसमें आप अच्छे से अच्छा वर्क डन करके एक अच्छा सा अच्छा स्कोर भी पा सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी भी तैयारी का अंजाम भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं? अंजाम का मतलब ये है कि आप उस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं जो आपके मन में इच्छाएं हैं, क्योंकि यही एक ऐसा टाइमिंग है जिसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब 10th और 12th के बच्चे आ जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि उनका प्रेशर जो होता है वो बोर्ड पर हो जाता है, इसलिए वो कम में अधिक पाना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होता है उनका। तो उनको अलग से टाइम नहीं मिलता कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, तो वो वही सटीक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो उनके एग्ज़ाम में आने वाला है। लेकिन 8th, 9th एंड 11th के बच्चों, आप सभी के पास भरपूर टाइम है, आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसीलिए आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक छोटे से बड़े टॉपिक की ओर बढ़ने की एक अद्भुत खास परिभाषाएं जो आपको आनंदित ही नहीं रुचिकर भी बना देंगी फिजिक्स की तरफ। चलिए देखते हैं हमारे आज सेशन में क्या होने वाला है। तो वो सेशन है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा आपका क्या है, आपको पढ़ना है वर्क एंड एनर्जी। आपको क्या पढ़ना है? वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। आज हम जिस लेसन की बात कर रहे हैं उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी है, तो एक टॉपिक इसमें वर्क का है और दूसरा एनर्जी का। एक दूसरे से पूरी तरह से क्या है, कंबाइंड है, एक दूसरे से पूरी तरह मिलते जुलते हैं। इनकी सभी चीज़ें इनमें होती हैं और इनकी लगभग चीज़ें इनसे मिलती हैं और हमें इनमें थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है डेली लाइफ में बोलने के लिए। वैसे तो हम परिभाषाएं लिख कर रट करके कॉपी में देकर चले आते हैं, लेकिन हमें रियल लाइफ में कहाँ वर्क बोलना है, कहाँ एनर्जी बोलना है, ये चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं। तो आइए आज देखते हैं हम वर्क कब हमें बोलना है एंड एनर्जी हमें कब बोलना है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो वर्क होता है, वर्क को डिस्कवर किसने किया था या किसने बताया कि वर्क नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो उसके लिए आ जाते हैं हमारे वैज्ञानिक, जो क्या नाम था उनका, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने क्या किया था, वर्क की डेफिनेशन दिया था। वर्क के बारे में साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ही हमें संबोधित किया था। और साथ ही साथ एनर्जी से रिलेटेड जो टॉपिक थे, जो एनर्जी को डिस्कवर किया, उस वैज्ञानिक का नाम था जेम्स वाट। जेम्स वाट नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनर्जी के बारे में बताया था। एंड जेम्स प्रेस्कॉट जो थे उन्होंने हमारे क्या बताया था कि वर्क क्या होता है। अब इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जेम्स प्रेस्कॉट का जन्म जो हुआ था वो 1818 में हुआ था। जेम्स प्रेस्कॉट का जन्म कब हुआ था? 1818 में हुआ था। एंड उनका देहावसान जो था वो 1889 में हो गया था। ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट 1818 में जन्म लिए थे और 1889 में उनका समापन अर्थात देहावसान हो चुका था। एंड साथ ही साथ जेम्स वाट की अगर बात करें तो जेम्स वाट का जो जन्म था वो 1736 में हुआ था। किसमें? 1736 में। एंड उनका देहावसान जो हुआ था वो 1819 में हुआ था। 1819 में जेम्स वाट हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी कई बातें जो आज तक हमारे साथ हैं और ये एहसास दिलाती हैं कि जेम्स वाट अभी भी हमारे बीच में हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि वर्क के डेफिनेशन किसने दी थी? जेम्स प्रेस्कॉट ने दिया था। एंड एनर्जी की डेफिनेशन या डिफाइन किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपने आगे वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या है कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक नंबर 1 है आपका वर्क पढ़ना है आपको,
और वर्क डन कैसे ऑब्लिक फोर्स की वजह से होता है, कि मतलब कब हम परपेंडिकुलर हैं, हॉरिजॉन्टली हैं, वर्टिकली हैं, कैसे ऑब्लिक फोर्स की वजह से कैसे लगता है, पॉजिटिव कब होता है वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कब होता है, एंड साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीज़ें जरूर पता होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, बिकॉज मैंने उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास सब कुछ डिफाइन कर रखा हुआ है मोमेंटम वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं वो टॉपिक आपको क्लियर है कि इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वर्क। तो वर्क की देखो, जितनी भी फिजिकल डेफिनेशंस हैं उनकी जरूरी नहीं एक ही डेफिनेशन हो जो बुक में दी गई है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन से कई गुना ज़्यादा डेफिनेशन आप बना सकते हैं। एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो चलिए, वर्क क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क का मतलब हमने देखा हुआ है डेली लाइफ में, लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारा आज काम किया है, आज हम थक गए हैं, आज हमने बहुत सारा काम कर लिया है और हम क्या हो गए हैं, थक चुके हैं। तो यहाँ पर आपको वो जो काम करने का सलीका आप बताते हैं कि हमने काम किया और हम थक गए, तो वो कब कब हमारा काम होता है और कब कब नहीं होता है, आज हम इन चीज़ों को बताते हैं। जैसे हम पढ़ते रहते हैं, एक टाइम है ना कि आप अभी विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ते होंगे। आप पढ़ते हैं तो आप थक जाते हैं, बैठे बैठे पढ़ते हैं तो भी थक जाते हैं, फिर आप लेट के पढ़ते हैं, मुश्किल से 5 मिनट आप बैठ के पढ़ते हैं, एंड देन आपको लेटना पड़ना पक्का है कि लेटना पड़ता है। किसी किसी को पानी पीने जाना पड़ता है, तो किसी को खाने जाना पड़ता है, तो किसी को कुछ लेने जाना पड़ता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रील स्क्रॉल करनी होती है हमें। हर एक 5 मिनट के बाद पढ़ाई का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम 10 मिनट तक रील देखते हैं, एंड फिर हम 2 मिनट की पढ़ाई करते हैं, फिर हमें 15 मिनट का रील देखना होता है। बिकॉज रील जो है ना वो इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको दे देता है, जबकि पढ़ाई वो कुछ नहीं दे पाता है। आई एम राइट, आई एम आल्सो राइट। तो यहाँ पर देखिएगा कि आप उसी चीज़ को बनाए रखने के लिए, आपके अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हर एक 5 मिनट में आप रील स्क्रॉल करते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, फिर भी आप रील स्क्रॉल करने में आपकी कंप्लीटली क्या होगी, जिज्ञासाएं होंगी कि कब इसको हटाएं और कब हम एक बार एक रील देख लें। ऐसा होता है, आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। तो चलिए, तो पढ़ना जो होता है वो वर्क नहीं होता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि पढ़ना, लिखना ये सभी वर्क नहीं होता है। वर्क का मतलब है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने कोई ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया, लाइक अ स्टोन, मान लिया कोई स्टोन है, स्टोन या पत्थर, आपने क्या किया, पत्थर को उठाया एंड उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले गए। पत्थर आपने यहाँ से उठाया, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे आप ले गए और इसको पटक दिया। ये पत्थर तो फूटेगा नहीं, फिलहाल अगर आपके पैर पे गिराना तो आपका पैर जरूर टूट जाएगा, समझ रहे हो। तो आपने एक पत्थर को उठाया और उस पत्थर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाकर क्या कर दिया, रख दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से डिस्प्लेस कर रहे हैं, किसी एक जगह से आप दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, हो रहा है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान से देखनी चाहिए कि मैंने आपको बता रखा है कि जब हम कोई वजन सामान उठाते हैं या वजन वस्तु को उठाते हैं तो हमें कुछ मेहनत लगानी पड़ती है। कुछ मेहनत का मतलब क्या है कि बल लगाना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है भैया, फोर्स जिसको बोलते हो। अगर हम किसी भारी वस्तु को उठाते हैं या किसी हल्की वस्तु को उठाते हैं तो हमें बल लगाना पड़ता है, और उस बल को ही हम फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जब आप वस्तु को उठाते हैं तो वस्तु अधिक भारी होती है तो अधिक बल लगाना पड़ता है, कम भारी होती है तो कम बल लगाना पड़ता है, लेकिन हमें बल लगाना ही पड़ता है, चाहे वो कुछ ना हो या बहुत कम। कभी कभी हमें 0 फोर्स भी लगाना पड़ता है, समझ रहे हो।
तो जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं एंड फोर्स लगाकर उसे वन प्लेस टू अदर प्लेस ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसके स्थान को बदल देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं वस्तु को, तब हम उसे कहते हैं कि वहाँ पर कार्य हुआ है। जैसे मैं यहाँ प्रेजेंट टाइम में खड़ी हूँ और मुझे कोई धक्का देता है तो मैं यहाँ से यहाँ आ जाती हूँ। अब कुछ लोगों के मन में ये जिज्ञासाएं भी उठ रही होंगी कि क्या मैम आपको अगर कोई धक्का दे रहा है तो आप ऐसे ही जाएंगी, आप मुंह भर मिट्टी भी खा सकती हैं, आपके दांत भी टूट सकते हैं, आप खुसड़ा दे भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपने तो सिर्फ इतना बताया कि आप टेढ़ी हो सकती हैं, तो नहीं, आपने जब हमें फोर्स लगाया तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान गए या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर गए, तो हमने क्या किया, कुछ ना कुछ स्थान को चेंज किया है। इसका मतलब है किसी वस्तु पर बल लगाओ और बल लगाने पर वस्तु क्या हो जाए, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, तो हम कहते हैं वहां पर कार्य हुआ है। समझ में आई बात? जब आप किसी वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तब वहां पर बल होता है। या दूसरी डेफिनेशन आपको क्या बताई जाती है, एज अ लाइक डेफिनेशन, बिकॉज इसका जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है F इंटू टी। अभी मैंने आपको इस बात से रूबरू करवाया है कि जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए F का मतलब क्या होता है, फोर्स। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपने फोर्स लगाया, फोर्स जो है उसने लगने पर ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर दिया, मतलब वो डिस्प्लेस हो गया। तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर फोर्स लगा है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुई है, इसका मतलब वर्क हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू देखें तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये बन गई। देखो आपकी मम्मी जब कभी बाहर जाती हैं घर के तो आपको कुछ काम करके जाती हैं कि भैया ये जरूर कर लेना, क्योंकि ये मम्मियों का आदत होता है ना कि खुद कहीं बाहर जा रही है ना तो वो जरूर ये बात आपको कह के जाएंगी कि ये काम तुम कर लेना, क्योंकि तुम निठल्ले आदमी हो, तुम्हें कोई काम नहीं है और तुम पूरा दिन रील देखने वाले हो। सो उनको अंदर से अंदर ये घुटन होती रहती है एंड देन आपको कार्य दे देती हैं। कुछ बच्चों को ये बुरा भी लगता होगा कि उनको निठल्ला कहा जा रहा है। निठल्ला का मतलब होता है जिसको कोई काम धंधा नहीं होता, ठीक है। तो जैसे हम लोग भी आते हैं उसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, तो मम्मी आपको कोई काम करके देती हैं, कहती हैं ये कर लेना, एंड देन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती हैं आप उस काम को कर लेते हैं एंड देन फिर जाके वहीं बैठ जाते हैं। तब तक मम्मी वापस आ जाती हैं एंड उनको लगता है कि आप जो हैं वो कोई भी काम नहीं किए हैं, इसलिए वो आपको कूटना शुरू कर देती हैं। अक्सर इंडियन माओं की ये खास कमी होती है कि वो बिना कुछ देखे पहले जजमेंट करती हैं एंड देन फिर उसके बाद आपका क्या करती हैं, रिएक्शन देखती हैं। अगर कहीं आप मारते हुए हंस देते हैं तो आपको और कूटती हैं। ये उनकी खास आदतें होती हैं। तो जिसको आप जानते हैं तो उनको क्या लगता है कि आपने वर्क नहीं किया। ऐसा उनको क्यों लगता है, क्योंकि आपने जिस पोजीशन पर पहले खुद को विराजमान किया था, आज भी प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंटली उनके सामने आप उसी पोजीशन पर हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया एंड देन आपकी कुटाई हो जाती है। तो वर्क का मतलब होता है कभी कभी डिस्प्लेस होना, कभी कभी नहीं अक्सर होता है, क्योंकि जब आप भी उठे थे काम करने के लिए तो आप भी अपने स्थान को चेंज किए थे, पुनः से आप उसी स्थान पर आ गए, जिसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है बट वर्क जीरो नहीं हुआ है। लास्ट में वर्क जीरो होगा बिकॉज आप फिर से उसी पोजीशन पर उसको ले आकर रख दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो इनका प्रोडक्ट भी जीरो आएगा एंड देन वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट डेफिनेशन है किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाओ एंड वो फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अदर प्लेस चली जाए तो कहते हैं वर्क डन है। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो वहां कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही आपका क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W ऑन
work, work is always denoted by capital W because work is a word that starts from W. ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो F इंटू डी होता है। एंड देन बात आती है अब इसकी कि यूनिट क्या होती है। अगर यूनिट की बात करें तो ये यूनिट क्या होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, इसलिए वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर भी होती है। पहली एक तो ये होती है, एक यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। वर्क की एक यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। और दूसरे यूनिट की बात करें अगर, तो इसे किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, वर्क को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इसलिए इसका दूसरा एसआई यूनिट जो है वो क्या है, जूल है। और आपको पता है कि सिस्टम प्रणाली के अनुसार 4 सिस्टम में डिवाइड किया गया है। तो ये सीजीएस सिस्टम में बात करें तो वर्क का जो यूनिट होता है वो अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है। और एक जूल जो होता है, एक जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। अगर आपसे कोई पूछता है एक जूल कितने के इक्वल होता है, तो आप कह सकते हैं कि एक जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। लेकिन अगर आपसे यही चीज़ अर्ग में पूछता है कि एक अर्ग कितने के इक्वल होता है, तब आप कहेंगे कि एक अर्ग 10 की पावर -7 जूल के इक्वल होती है। ठीक है, और जूल को अगर आपको बाय यूनिट कहीं लिखना है तो आप केवल जे लिखकर भी छोड़ देंगे तो आपका सही माना जाता है। लेकिन अगर पूरा जूल लिखते हैं तो जूल है ही, तब तो सबको समझ में ही आ जाता है कि आपने जूल लिख रखा है। एंड इसके बाद आता है कि क्वांटिटी कैसी होती है, जो वर्क होता है वो वर्क क्वांटिटी कैसी होती है। क्वांटिटी 2 पढ़ी जाती है, स्केलर एंड वेक्टर। एक स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या वर्क करने का कोई फिक्स डायरेक्शन है, क्या हम हमेशा अपने वर्क को ईस्ट में करते हैं या वेस्ट में करते हैं या साउथ में या नॉर्थ में करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें जिस टाइप का वर्क मिलता है हम उसी टाइप से उसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये होता है वर्क। ठीक है, वर्क के बारे में आपने इतना पढ़ा। अब इसके बाद आपको आता है कि वर्क से रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्क का कोई भी एग्जाम्पल दो, तो आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा क्रिया। क्रिया का मतलब है काम का करना या होना पाया जाना ही क्रिया कहलाता है। तो वहाँ पर आपको पता है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ना नी ने आता है तो वहाँ वर्क होता है। तो चलिए आप देख लेते हैं, उठना, बैठना, कूदना, नाचना, खेलना, पढ़ना, सोना, रोना, गाना, ये सभी क्या है, वर्क है। ठीक है, कार्य हैं, क्रियाएं हैं। क्रियाएं वजह मतलब कार्य होता है। लेकिन अगर लिखना वर्क है तो नहीं है। अब यहाँ पर भी ना लगा हुआ है तो मैम वर्क है तो नहीं है। आपको डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो तभी वर्क मानेंगे। ओके, एन एग्जाम्पल आपको जैसे क्या करना है, दरवाज़ा खोलना है, चेयर कहीं चलानी है, और इसके बाद आप कोई काम घर का कर रहे हैं तो वो काम होता है। एंड लिखना पढ़ना कोई काम नहीं है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, कि ये कोई काम नहीं है, ये एक प्रकार की मेंटलिटी है, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर का एक थकान है जो हमें लगता है, और ऐसा कुछ नहीं होता वर्क में। ठीक है, अब हमारा आता है ऑब्लिक फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं, उनके डायरेक्शन के हिसाब से। तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर क्या लिखा है, वर्क डन बाय ऑब्लिक फोर्स। ऑब्लिक फोर्स का मतलब होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, वर्क 2-3 टाइप्स के करते हैं। कभी कभी परपेंडिकुलर ऐसे वर्टिकली कोई वर्क करते हैं, तो कभी कभी हॉरिजॉन्टली कोई वर्क करते हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि कभी कभी क्या करते हैं, जैसे आपको एक बोरा दिया गया है, ये बोरा आप ऐसे सीधा खींचते हुए ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एकदम सीधा खींचते हुए ले जा रहे हैं। तो आप ऐसे पकड़ते हैं हाथ में एंड ऐसे ऐसे खींचते खींचते चले जाते हैं। आप लगातार क्या करते हैं, उसको खींचते जाते हैं, हॉरिजॉन्टली आप उसको खींचते हैं। तो हॉरिजॉन्टली जब खींचते हैं तो फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स मोशन के ही डायरेक्शन में हो रहा है,
लग रहा है एक ही प्रकार का। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लग रहा है ये ऑब्लिक फोर्स किसकी वजह से, देखो एक तरफ से आपने खींचा हुआ है एंड ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपने रस्सी बांध ली, ये बोरा जो है आपका इधर जा रहा है और आपने रस्सी बांधी हुई है, आप इस तरह से पकड़े हैं, मतलब आप ऐसा कुछ ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाते हैं कि नहीं, बोरा यहाँ पर होता है एंड उसको आप ऊपर से ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे करके खींचते हैं तो वो उधर आता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो आपका बनता है एंगल, वो कैसा एंगल बनता है, थीटा कौन सा बनता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं बेस होता है हमारा आधार जिसको कहते हैं, और दूसरा कड़ मतलब हाइपोटेनियस में बनता है। अरे ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है अभी, जैसे आपको कोई बोरा उठाना होता है, ठीक है, तो आप उस बोरे को कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे ये एक प्रकार का बोरा है तो इसमें आपने रस्सी बांधा हुआ है, अब बोरा ऐसे ऐसे घिसकते हुए जाएगा एंड आप ये ऊपर पकड़ेंगे ना, आप थोड़ा ऊपर पकड़ते हैं तब ना बोरा खिसकता है। तो इसका मतलब है आप जो है तिरछा बोरा पकड़ते हैं, सीधा नहीं पकड़ते हैं, तिरछा थोड़ा पकड़ते हैं और फिर आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक बेस फॉर्म में आपका बोरा आगे बढ़ रहा है, ऐसे बेस लाइक ऐसे आगे बढ़ रहा है और आप उसको हाइपोटेनियस के तरह, जो हाइपोटेनियस के जैसे ऐसे लाइन निकली होती है ना, तो बिल्कुल आप वैसा तिरछा क्या कर रहे हैं, उस पर लगातार फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है एज अ एंगल, वो क्या बन रहा है, एक तो आपका बेस, दूसरा हाइपोटेनियस में बन रहा है। और जब बेस और हाइपोटेनियस में एंगल बनता है तो उस एंगल का नाम क्या होता है, कॉस थीटा। वहाँ पर कौन सा एंगल फॉर्म होता है, कॉस थीटा। तो इसलिए इसका जो वर्क डन हो जाता है W हमेशा हो जाता है F इंटू डी कॉस थीटा हो जाता है, F इंटू डी कॉस थीटा हो जाता है जब आप हॉरिजॉन्टली लेके जाते हैं। लेकिन अगर यही वर्टिकली आप उठा रहे हैं, जैसे आपने क्या किया, छत पर आप खड़े हो गए और नीचे से बाल्टी में रस्सी बांध लिया और फिर आप उठाने लग गए, तो जब आप उठाएंगे उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है लगातार। तो आप क्या कर रहे हैं, वर्टिकली फोर्स लगा रहे हैं, वर्टिकल में एकदम परपेंडिकुलर। तो आपका जो बेस तो था नीचे रखा था एंड ऊपर से आप ऐसे बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर लाइन और बेस में रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये होता है लंब और ये होता है आधार, होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब आप बाल्टी को उठा लेते हैं तो बाल्टी तिरछी जाती है, जरूरी नहीं है सीधा ही जाए, समझ रहे हो। तो सीधा हमने रस्सी को किया था, बाल्टी को सीधा नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर एक हाइपोटेनियस जनरेट होगा और वो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के साथ एक एंगल बनाएगा जिसको कहेंगे हम साइन थीटा। इसलिए इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है F इंटू डी साइन थीटा, F इंटू डी कॉस थीटा होता है। अक्सर हम फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, वर्टिकली नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डायरेक्शन ऑब्लिक फोर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है कब पॉजिटिव वर्क डन होता है तो कब नेगेटिव वर्क डन होता है और कब जीरो वर्क डन होता है। तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए देखिएगा क्या बात कही गई है, जैसे द वर्क डन इज पॉजिटिव, द वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। जैसे कोई आपने बॉडी ले रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट ले रखा हुआ है, अगर आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं या मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट और आप फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वह हमेशा मोशन के हिसाब से ही, जिस तरफ उसका मोशन हो रहा है उसी तरफ वो जा रहा है, तब वहाँ पर आप कहते हैं कि पॉजिटिव वर्क हुआ है। जैसे एक कार लगातार चल रही है, आप पीछे देखो, कुछ कारें होती हैं अचानक से बंद हो जाती हैं, चलना बंद हो जाती हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, पीछे से धक्का मारना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, पीछे से धक्का मारते हैं आप, तो आगे वाला जो चालक है, जो ड्राइवर है, वो क्या करता है, वो गाड़ी को चलाना स्टार्ट करता है एंड देन फिर क्या होता है, पीछे से धक्का मारते हैं। तो पीछे से ऐसे एग्जर्ट करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं,
तो जिस तरफ आप फोर्स लगाते हैं मोशन भी उसी तरफ होता है, मतलब जिस तरफ आप कार को धक्का देते हैं कार भी उसी साइड चलती है, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव हुआ है। कहने का सेंस ये है कि जैसे कोई वस्तु किसी एक दिशा में मोशन कर रही है, किसी एक दिशा में चल रही है टाइम के अकॉर्डिंग, और आप उस पर पीछे से जाकर धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो भी उसी दिशा में जाती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि पॉजिटिव वर्क हुआ है। वहाँ पर क्या हुआ है? पॉजिटिव वर्क हुआ है। अगर आप नेगेटिव वर्क डन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क क्या होगा? जैसे ये वस्तु है, ये इस तरफ से मोशन कर रही है, लगातार क्या कर रही है? मोशन कर रही है। अब मैं इस तरफ से आती हूँ, ये क्या होता है? मैं हूँ, और मैं इस तरफ से आ रही हूँ और इस पर लगातार फोर्स लगा रही हूँ, तो भी ये इसी दिशा में जा रहा है, तब हम कहेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ है। बिकॉज जिस तरफ से मोशन हो रहा था मैंने भी उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया उसी साइड में, उसी ही डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर वर्क डन हमारा पॉजिटिव है। और वर्क डन जो है जीरो कब होता है? जब उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो। The work done is zero if the force act on a body in the direction perpendicular to its motion। जब किसी ऑब्जेक्ट पर, देखो यहाँ पर थीटा भी डिसाइड करता है, यदि थीटा यहाँ पर कितना देखा जाएगा, कितना एंगल है। देखो इस तरफ से मोशन हो रहा था ऑब्जेक्ट में, मतलब ये वस्तु इधर जा रही थी, हमने इसी तरफ बल लगाया, तो इसका मतलब है वहाँ पर एंगल जो फॉर्म हुआ है वो 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का होने का मतलब क्या है? 0 डिग्री का होने का मतलब क्या है? W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा होगा। बिकॉज वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटली वर्क हो रहा है। कैसा वर्क हो रहा है? ऑब्लिक फोर्स कैसा लग रहा है? हॉरिजेंटली लग रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू हमने देखा कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो वर्क डन क्या होगा? एफ इंटू डी इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर वर्क जो होता है F इंटू डी इंटू कॉस 0 का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए W इज इक्वल टू एफ इंटू डी हो जाता है। ये तब के लिए है जब वर्क डन पॉजिटिव हुआ हो। जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर फॉर्मूला ये लगता है। या फिर आप कह सकते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसी दिशा में मोशन करती है जिस तरफ से उस पर फोर्स लगता है, तब वहाँ पर ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो। लेकिन अगर यही बात आपके लिए क्या हो जाए? 0 के लिए हो जाए, 0 फोर्स कब लगता है? वर्क डन 0 कब होता है? तो जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वर्टिकली। कैसा लगा रहे हैं? वर्टिकली, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से कहीं से फोर्स लगा रहे हैं, तब यहाँ पर थीटा आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जब आप वर्टिकली लगाएंगे, वर्टिकल रूप से, मतलब ऐसे ऊपर से बल लगा रहे हैं, तब वहाँ पर आपका जो एंगल डिनोट करेगा W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। और W इज इक्वल टू क्या होता है? एफ दिया ही नहीं है एंड डी नहीं पता है, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री है और कॉस 90 का मान हमेशा 0 होता है। तो आपके मन में एक बात आती होगी, मैम अगर आपने ऐसा कुछ रखा हुआ है तो आपने ये क्यों नहीं रखा कि साइन थीटा भी हो सकता है? देखो साइन थीटा आपको कब बताया गया है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, वर्टिकली फोर्स लगाते हैं, तब वहां पर आपका वर्क डायरेक्शन के हिसाब से मैंने बताया है। ये वर्क नहीं होता, कंप्लीट वर्क हमेशा हॉरिजॉन्टल में होता है, परपेंडिकुलर या वर्टिकल नहीं होता है। तो इसलिए जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा करेंगे, साइन थीटा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैंने 0 वाला भी बता दिया, डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है मोशन की तो वहां पर क्या होगा? 0 वर्क डन होगा। ठीक है, अगला है थर्ड पॉइंट है कि निगेटिव वर्क डन कब होगा? निगेटिव वर्क डन कब होगा? तो इसका मतलब है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट लिया मैंने,
कोई भी वस्तु ले रखी है और ये वस्तु जो है इस तरफ मूव कर रही है, वस्तु मोशन किधर कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर रही है, और फोर्स जो लग रहा है वो राइट हैंड की साइड लग रहा है। ये फोर्स है, ये मोशन है। कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु ईस्ट की तरफ जा रही है और उस पर बल जो है वो वेस्ट की तरफ लग रहा है, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहां पर जो थीटा फॉर्म होगा वो 180 डिग्री का फॉर्म होगा। और 180 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। एंड थीटा की वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1। इसलिए हमारा वर्क डन जो आएगा -F इंटू डी आएगा और नेगेटिव वर्क डन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मेन बात क्या है, पॉजिटिव कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट जिस दिशा में मोशन कर रही है आप भी उसी दिशा में बल लगा देते हैं, तब वहां पर होता है आपका पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन जीरो कब हो जाता है, जब आप उस पर वर्टिकली या परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाते हैं, तब जीरो हो जाता है वर्क डन। लेकिन थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसकी तरफ मूव कर रही है या नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, तो आपको क्या करना है, आप साउथ की तरफ से उस पर क्या करिए, फोर्स अप्लाई करिए, वो साउथ की तरफ जाए, या फिर हो सकता है वेस्ट की तरफ जाए। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इन पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, और इसलिए इनका वर्क डन कितना हो जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव कब होता है कब नहीं होता है, ये वर्क डन की बात अलग है। ठीक है, अब हम आ गए हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है एनर्जी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक बढ़िया सा टॉपिक एनर्जी के साथ, और एनर्जी बनाए रखिएगा, एनर्जी के साथ ही आइएगा क्लास में। जय हिंद, जय भारत।